कुछ कंडीशंस दे रखी होती है। कंडीशंस में किस तरह से होती है, जैसे कि इनइक्वालिटीज़ होती हैं, और इनइक्वालिटीज़ हमको दे रखी होती हैं, तो कुछ तो होती हैं कंडीशंस और कुछ होती हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कंडीशन कैसी हो गई, कंडीशन ये हो गई कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और मेरे दोस्त के पास कुछ पैसे हैं, और हम दोनों के पास जो टोटल मनी है ना, वो 100 रुपये से कम कम है, बस वो 100 रुपये से कम कम है। तो हमने ये सोच लिया कि मेरे पास जो रुपया है वो X रुपीज़ है, मेरे फ्रेंड के पास जो पैसा है वो Y रुपीज़ है। तो हम दोनों के पास जो टोटल पैसा है वो 100 रुपये से कम कम है। तो मेरे पास जो रुपया है वो X हो गया, मेरे फ्रेंड के पास जो है वो Y हो गया। तो X + Y इज़ लेस देन इक्वल टू 100। अगर उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 100 रुपये तक है, तो चलिए इस तरीके से मान लिया हमने। और अगर उन्होंने कहा कि 100 से कम ही है तो X + Y इज़ लेस देन 100, तो हम इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस जो हैं वो हमको दे रखी होती हैं, और उसके बेस पर वो बोलते हैं कि आप इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन बताइए। तो हम ये कहेंगे कि भाई एक सॉल्यूशन तो ये हो गया कि जो हमारे पास है, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये और मेरे फ्रेंड के पास 90 रुपीज़ हैं, तो ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है। एक बोलेंगे कि नहीं, मेरे फ्रेंड के पास 100 रुपये हैं और मेरे पास 0 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो कहेंगे कि हाँ 0 + 100 ये भी 100 के बराबर हो गया। या मेरे पास 0 रुपीज़ हैं और मेरे फ्रेंड के पास 90 रुपीज़ हैं, तो 0 + 90 ये भी 100 से कम हो गया। तो इसमें ये कहा जाता है कि मान लीजिए ये जो रुपया है, ये जो टोटल रुपया है, इसको आप कहीं पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई तुम तो 0 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो और सारा कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हारे फ्रेंड का है, तो तुम्हारा काम ही क्या है, हट जाओ फिर तुम यहाँ से। या तुम तो 10 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो और तुम्हारा फ्रेंड 90 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो अगेन ये एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन तो ये है पर ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो बेस्ट सॉल्यूशन को बेस्ट फीजिबल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बोला जाता है। जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको बेस्ट फीजिबल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी और कुछ लिमिटेशंस दे रखी होंगी। अभी मैं समझाता हूँ और इक्वेशंस लिखकर बताता हूँ कि कंडीशंस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। तो हमसे ये कहा जाएगा कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालिए। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, बेस्ट सॉल्यूशन ही कहलाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, मैं कोई बिजनेस करता हूँ अपने किसी दोस्त के साथ में मिलकर, ठीक है, तो मैंने कुछ कंट्रीब्यूट करा, मेरे दोस्त ने कुछ कंट्रीब्यूट करा, और फिर प्रॉफिट निकल के आया। तो मैंने कोई एक तरीका बताया काम करने का, मेरे दोस्त ने दूसरा तरीका बताया, और हमने उन दोनों तरीकों को मिक्स करके अप्लाई कर दिया बिजनेस में, तो प्रॉफिट निकल के आया, कुछ भी आया प्रॉफिट। फिर हमने क्या करा, ये फिर मैंने दूसरा तरीका बताया, मेरे फ्रेंड ने भी दूसरा तरीका बताया, फिर कुछ प्रॉफिट निकल के आया। तो ऐसे ही हमने 4 अलग अलग तरीके निकाल लिए, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिस तरीके से होगा वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही सबसे कम लॉस जिसमें होगा वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है उसी को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं ओरली समझाना चाह रहा था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हमें किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं वो देखते हैं जरा। आप सीधा आइए यहाँ पर पेज नंबर 509, एग्जाम्पल नंबर 1। बुक है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चंस। देखिए, ये है पेज नंबर 509, एग्जाम्पल 1 ऑफ NCERT वॉल्यूम 2। देखिए, क्लास ऑनलाइन है, किसी भी बच्चे को आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आए या कोई भी चीज़ एक बार में समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना, ठीक है। वैसे टॉपिक आसान है, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो बेझिझक पूछना मेरे से। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग
प्रॉब्लम ग्राफिकली, linear programming problem graphically, maximize z is equal to maximize z is equal to 4x plus y, maximize z is equal to 4x plus y subject to the constraints, subject to the constraints x plus y is less than equal to 50, x plus y is less than equal to 50, 3x plus y is less than equal to 90, 3x plus y is less than equal to 90, x is greater than equal to 0, comma y is greater than equal to 0। तो जितनी भी इनइक्वेशंस दे रखी होती हैं, देखिए कंडीशन तो ये है z is equal to 4x plus y, ठीक है। अब यहाँ पर x और y का वही यूजुअल मीनिंग है, हमको लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स है हमको वो ग्राफिकली ही सॉल्व करनी होगी। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा हर क्वेश्चन में आपको x और y मिलेगा। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपको x एक्सिस पर कुछ बनाना है और y एक्सिस पर, x एक्सिस और y एक्सिस की हेल्प से आपको कुछ प्लॉट करना है। तो z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, ये तो आपको कंडीशन दे रखी है कि ये होना चाहिए। और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स का मतलब ही लिमिटेशन होता है कि x और y का एडिशन जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। 3x प्लस वाई का एडिशन 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन y भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको कंडीशंस दे रखी हैं। अब आप ये देखिएगा कि इसमें मुझे करना क्या होगा, ये z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई जो है इसका क्या काम है और इसका क्या काम है अभी देखते हैं। अब आप यहाँ पर ग्राफ बनाने की तैयारी करिए और इसमें करना क्या होगा, इसको तो बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है बेटा लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब आपको इन लिमिटेशंस का ध्यान रखना है कि x और y का एडिशन 50 से छोटा छोटा हो, 3x प्लस वाई का जो एडिशन है वो 90 से छोटा छोटा हो। लिमिटेशन जो है उसी को हम कॉन्स्टेंट्स बोल देते हैं कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारी मैक्सिमम लिमिट ये है। समझ गए? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा ये इक्वेशन 1 बोल दिया, ये सेकंड, ये थर्ड और इसको फोर्थ बोल दो। इन दोनों को कंबाइनली कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, इसको 4 बोल दो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल assume equality in equation 2 and 3। इन इक्वेशन 2 में और इन इक्वेशन 3 में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लो, इक्वालिटी एज्यूम कर लो और करा जा सकता है। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 है, तो लेस देन वाली जो चीज़ है उसको छोड़िए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 लिखेंगे पहले। फिर ऐसे ही दूसरे में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, हम इक्वालिटी एज्यूम करेंगे। इक्वालिटी एज्यूम करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये हो गया। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 हो गया तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू हो गई 50 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद जब ग्राफ बनाया करते थे ना तो हम एक टेबल बनाया करते थे, तो उसी के जैसी एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लीजिए। तो उस टेबल पर आप बस 2 पॉइंट ले लेना, अपनी मर्जी के कोई भी 2 पॉइंट।
ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, तो एक काम करो, थोड़ा ठीक वैल्यू दे दो, x की वैल्यू दे दो 10। तो अगर x की वैल्यू 10 है, अच्छा मैं 10 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जानबूझकर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो मैंने x की वैल्यू 10 ले ली, तो बेटा जब x की वैल्यू 10 हो गई तो y की वैल्यू क्या हो गई, 50 माइनस 10 मतलब 40। x की वैल्यू को 20 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 30। ठीक है, एक तो ये टेबल बन गई। अब इसी तरीके से इसकी बना लीजिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। हाँ जी, हाँ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो भी लिया जा सकता है। ठीक है ना, नेगेटिव मत लेना बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब यहाँ से भी y की वैल्यू निकालो, 90 माइनस 3x, ये हो गया। फिर एक टेबल बना लो ऐसे, और यहाँ पर आप लिखेंगे x और y। तो x जो है ऐसे ही एक काम करते हैं, x को ले लेते हैं 10। जब x को 10 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 90, 3 10 30, 90 माइनस 30 60 हो गया। फिर x की वैल्यू को ले लो 20, तो 3 20 का 60, 90 माइनस 60 कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये हमारे पास x की और y की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, ये वैल्यूज़ ली क्यों है, अगर याद हो तो जब कभी बचपन में ग्राफ बनाना सीखा होगा तो तब यही छोटी छोटी टेबल बताई होंगी कि ये टेबल बनानी है। तो ये टेबल बन गई। अब टेबल बन गई, हाँ कौन सा वाला, 4x। अच्छा ये बेटा, ये जो है ना, इसका यूज़ बिल्कुल लास्ट में करना है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ये बराबर में मैक्सिमाइज लिखा हुआ है, ये क्या है, इसको भी छोड़ दो, इसको लास्ट में यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो ये कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, सबसे पहले इन्हें यूज़ करना है। ठीक है, हाँ जी। अब आप क्या करिए, क्योंकि x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो फिर ग्राफ जो है ना वो ऐसे वाला नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि ऐसे वाला ग्राफ कब बनाया जाता है, जब मुझे x की नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए होती है, y की नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए होती है। तो मैं ग्राफ ऐसे बनाऊंगा, ये वाला, जिसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। मुझे नेगेटिव वाला चाहिए ही नहीं, क्योंकि दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ बनाएंगे बड़ा सा ग्राफ। ये हो गया x और ये हो गया y। अब जानबूझकर मैंने जो यहाँ पर x और y की वैल्यू ली है वो जानबूझकर 10 के मल्टीपल्स के तौर पर ले ली, ताकि मैं 10 का गैप आराम से ले सकूँ, स्केल लेने में मुझे प्रॉब्लम ना आए। मैंने क्या करा, ये तो ओरिजिन हो गया, 10 20 30 40 50 60 70 80, बस बहुत है। ऐसे यहाँ पर भी 10 20 30 40 50 60 70 और 80। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ इक्वेशन 2 की, तो इसकी टेबल ये है। तो यहाँ पर x 10 है तो y 40, तो x 10 है तो y 40, यहाँ पर एक डॉट लगा दो। x 20 है तो y 30, x 20 है तो y 30, यहाँ पर एक डॉट लगा दो। और फिर आपको क्या करना है, दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देना है बस। इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करना है, और क्या करेंगे कि स्केल लेकर लंबी सी लाइन खींच देंगे। इसको ऐसे एक लंबी सी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और ये जो लाइन बनी है, ये कौन सी लाइन बनी है, ये बनी है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो यहाँ लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरी वाली टेबल की। तो जब x 10 है तो y 60, जब x 10 है तो y 60, तो 10 पर 60 10 पर 60, यहाँ पर डॉट लगा दो। जब x 10 है तो 60,
जब x 20 है तो y 30, जब x 20 है तो y 30, ठीक है। तो इस डॉट को और इस डॉट को ज्वाइन कर दो, ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये किसकी बनी है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 की, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। दिखाई दे रहा है सभी को? बता दीजिए, दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ मैं। तो ये दो लाइन्स हमारे पास बन गई। अब आगे क्या करना है? ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन हमने एज्यूम करी थी, एक्चुअल में ये इक्वेशन थी नहीं, एक्चुअल में ये इक्वेशन नहीं थी, ये हमने एज्यूम करी थी। तो अब जरा देखें, एज्यूम करी थी तो इनकी असलियत क्या है? असलियत देखते हैं जरा। यही जो आपने टेबल बनाई है ना, इस टेबल के नीचे सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ये कहीं ओरिजिन से पास तो नहीं हो रही। तो हम ये देखेंगे कि नहीं, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओरिजिन टेस्ट। ये वैसा ही है जैसा 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज में करा था, वही सेम ओरिजिन टेस्ट है। तो आपको क्या करना है, जो ओरिजिनली जो हमारे पास इक्वेशन थी, इनइक्वेशन थी, वो लिखनी है। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 इज लेस देन इक्वल टू 50। ये जो लिखा है ना ओरिजिन टेस्ट, इसके ब्रैकेट में लिखो बेटा 0,0। ठीक, यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर दूसरी इनइक्वेशन। तो पहली क्या थी? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, सेमीकोलन लगाकर दूसरी इनइक्वेशन 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। ये 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा होगा, दोबारा लिख रहा हूँ। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। ओरिजिन टेस्ट का मतलब क्या है कि x की जगह पर भी 0 लिखिए और y की जगह पर भी 0 रख दीजिए। तो रखो यहाँ पर 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, ब्रैकेट में लिखिएगा ट्रू। ऐसे यहाँ पर देखो, x की जगह 0 रखा, 3 इंटू 0, y की जगह 0 रखा तो 0 लेस देन इक्वल टू 90, तो 3 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज अगेन 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 90। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा ट्रू। तो ओरिजिन टेस्ट जो है, ओरिजिन टेस्ट हमारा पास हो गया, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से छोटी है वाकई में, यानी कि ट्रू है। तो जब ट्रू आता है तो आप ये देखिए, सबसे पहले क्या था, ये वाली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। तो इसकी जो लाइन बनी हुई है वो ये लाइन बनी हुई है। तो ट्रू का मतलब क्या है कि आपको ओरिजिन की तरफ वाला, ओरिजिन कहाँ पर है? ये ओरिजिन है। ट्रू का मतलब क्या है कि आपको इस लाइन से ओरिजिन की तरफ वाला एरिया शेड कर देना है। अगर फॉल्स आ जाता, अगर फॉल्स आ जाता तो आपको क्या करना होता कि ओरिजिन के अलावा वाला एरिया शेड कर देना होता। समझ गए? तो ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इससे ओरिजिन की तरफ वाला एरिया शेड कर दो ये। बताइए जी, ये समझ में आ गया? बताइए किसी भी बच्चे। Yes, sir. हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है बताइए। सर, हाँ बताओ। ओरिजिन टेस्ट का मतलब नहीं आ रहा है। ठीक है, ओरिजिन टेस्ट का मतलब क्या है कि आप इस इनइक्वेशन को ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि 0,0 आप उसके लिए टेस्ट करोगे। आप टेस्ट करके देखोगे कि ये इनइक्वेशन ट्रू आ रही है या नहीं आ रही। तो ये वैसे ही कर रहे हैं हम, 0,0 पर हम डालकर देख रहे हैं वैल्यू। तो हमने क्या करा, ये जो पहली वाली इनइक्वेशन थी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, इसमें x की जगह पर भी 0 डाल दिया, y की जगह पर भी 0 डाल दिया। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 50।
तो 0 प्लस 0 क्या होता है 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, तो ये ट्रू आ गया। 0 50 से छोटा है ना, बताइए ये समझ गए, ये 0 50 से छोटा आ गया तो ये ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अभी इस वाली इनइक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो इस वाली इनइक्वेशन के लिए जो मैंने लाइन बनाई थी ना, जो ग्राफ पर लाइन बनाई थी वो ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो जब ये ट्रू आ गया है तो ट्रू का मतलब क्या है कि इस लाइन से इधर वाला एरिया आपको शेड कर देना है, ओरिजिन की तरफ वाला। अगर मान लो ये फॉल्स आ जाता, फॉल्स कब आता, जब x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 दे रखा होता, तब ये फॉल्स आता, ठीक। तो तब हमारा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 आ जाता, तो हम ये कहते हैं कि ये तो फॉल्स है। 0 ना तो 50 के बराबर होता है ना 50 से बड़ा होता है, वो तो छोटा होता है। तो अगर वो फॉल्स आ जाता तो ओरिजिन के अलावा वाला मतलब इधर वाला एरिया में शेड करता। बताइए समझ गए, यस। ठीक है। अब यही काम मुझे इस केस में भी करना है। ओरिजिन टेस्ट हमारा इसमें भी ट्रू आ रहा है, तो ट्रू आने का मतलब क्या है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन से भी ओरिजिन की तरफ वाला एरिया आपको शेड करना है, उधर वाला नहीं करना। तो आगे अगर नोटिस करेंगे तो ये वाली लाइन ऊपर जाकर कहीं पर मिल रही होगी, वाई एक्सिस पर भी है, ऊपर जाकर कहीं वाई एक्सिस पर मिल रही होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसके इधर वाला एरिया शेड कर देंगे, ओरिजिन वाला ये तो हो ही गया। और ये इधर लगाना क्रॉस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो इतना एरिया आ रहा है ये कॉमन एरिया आ गया। तो इसमें ना चेक बना देना ऐसे, ये वो वाला एरिया आ गया जो दोनों लाइन का कॉमन एरिया है। तो ये जो बीच में एरिया बना है, कॉमन एरिया जो बना है दोनों का, इसको आप क्या बोलेंगे, फीजिबल रीजन। ब्रैकेट में लिख लेना बाउंडेड, ब्रैकेट में लिख लेना बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या है कि क्या इसकी कोई बाउंड्री है, हम ये कहेंगे यस, ये यहाँ से इधर तक जाता है, फिर इधर तक जाता है, फिर इधर तक जाता है, तो इसकी एक बाउंड्री है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, पूरा खुला हुआ है। तो वो जो अनबाउंडेड रीजन वाला है, अनबाउंडेड रीजन वाला बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए ये बाउंडेड रीजन आ गया, इसका ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हुई बात इसका ग्राफ प्लॉट करने की। ग्राफ प्लॉट हो गया, ग्राफ प्लॉट हो गया, समझ लीजिए 6 नंबर का इसका क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो आपके 3 नंबर तो यहाँ तक हो गए। अब आगे का जो है वो है बहुत आसान, लेकिन नंबर उसके भी 3 ही बनते हैं, ठीक, वो बहुत छोटा सा है पोर्शन। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यहाँ तक था आपका करना, यहाँ तक आपने कर लिया। अब आप इनकी नेमिंग कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। दोबारा बोलो, क्या चीज़, अगर ओरिजिनल टेस्ट में एक ट्रू और एक फॉल्स आया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर मान लीजिए कि ये वाला तो हमारा ट्रू आ जाता, तो मैंने इधर वाला एरिया शेड कर दिया, और ये वाला आ जाता, ये वाला फॉल्स आ जाता, तो इसमें मैं उधर वाला एरिया शेड करता। तो जब इस लाइन का उधर वाला एरिया शेड करता, तो बेटा कॉमन एरिया ना ये आ जाता, ये इतना, ये जो दिखाई दे रहा है ना, समझ गए। और बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक ट्रू आएगा एक फॉल्स आएगा, बल्कि अभी तो 2 ही लाइन है, 3 लाइन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। आप 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपको मज़ा आने लगेगा, क्वेश्चंस बेहद आसान लगने लगेंगे। यहाँ तक बता दीजिए, ग्राफ बनाने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई हो या समझने में, बता दीजिए। कृति, निकुंज, शरण्या, श्रीजा, वंश, शिवांशी, ठीक है, ठीक है, चलिए। अब ओके, अब जैसे इतना हो गया, अब बात करते हैं इन भाई साहब की। ये जो पहली वाली इक्वेशन है z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, तो इस पर आता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि ये बाउंड्री बन गई, बाउंड्री बन गई, तो इसके ना मुझे 4 कॉर्नर पॉइंट्स नज़र आते हैं। तो बेटा एक पॉइंट तो ये है O, और एक पॉइंट ये है A, इसको A बोल दो, एक पॉइंट ये है B, और एक पॉइंट ये है, इसको बोल दो आप C, इस वाले पॉइंट को आप बोल दो C, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स निकालना बेहद आसान काम है। आप ये देखिएगा कि ये तो 0 है, 0 0, x और y दोनों की वैल्यू 0 0। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा,
आप ये देखिएगा कि ये जो हमने स्ट्रेट लाइन जा रही है ये है 3x + y = 90, ठीक है। तो ये वाली लाइन यहाँ पर x एक्सिस को टच कर रही है। x एक्सिस को अगर ये लाइन टच कर रही है तो x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। दोबारा समझिए, अगर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है, जैसे ये वाला पॉइंट जो ये वाला जो क्रॉस मैंने लगाया है, तो जो पॉइंट x एक्सिस पर होता है उस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो हम ये कहेंगे, इस पर सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं कि y की वैल्यू तो 0 हो गई। अब खुद सोचो 3x + y = 90, y की वैल्यू 0 है तो 3x = 90, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। 30,0 लिख दूँ, और अगर आप चाहें तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ फॉर पॉइंट A which is on x axis y = 0। Therefore तो पॉइंट A जो है, ये पॉइंट A कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर ये वाली लाइन टकरा रही है 3x + y = 90। तो यहाँ y की वैल्यू 0 है, तो मैं क्या करूँगा 3x + 0 = 90, तो 3x = 90, तो x = 30। तो x की वैल्यू 30 आ गई, y की वैल्यू तो 0 थी ही। उसके बाद ये जो b वाला पॉइंट है, ये b वाला पॉइंट जो है ये हमें पता है ये क्या है। आप ये देख लीजिए, ये b वाला पॉइंट क्या था, ये यही तो पॉइंट था 20, 30, 20, 30। देख लीजिए 20 और 30 वाला ये पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि हमें दोनों में कॉमन वाला कोई पॉइंट मिलता ही नहीं है, तो क्या करेंगे कि हमने तो पॉइंट्स ही ऐसे नहीं लिए कि कोई कॉमन पॉइंट आ जाए हमारे पास, फिर क्या करेंगे। ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ इधर से मैं। तो जब भी कभी कोई ऐसा पॉइंट हो, और जैसे ये वाला पॉइंट बेहद आसान था क्योंकि ये x एक्सिस पर था, ठीक। अच्छा, ऐसे ही पहले ये वाला निकालते हैं c, पहले c निकालते हैं। जो c पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो y एक्सिस पर है, तो वहाँ पर x की वैल्यू 0। तो आप लिखें फॉर पॉइंट c, फॉर पॉइंट c which is on y axis x = 0। Therefore तो जरा देखना ये पॉइंट C जो है, इससे कौन सी लाइन पास हो रही है, x + y = 50 वाली। तो जब x की वैल्यू 0 है तो 0 + y = 50, तो यहाँ से तो बेटा सीधा सीधा y की वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। तो तुक्के से हमारा भी 50 के आसपास ही आ रहा है ये पॉइंट, हमने थोड़ा ग्राफ में बना रखा था ना। अच्छा, जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको। तो ये जो C पॉइंट है ये क्या आ गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, तो 0, 50। हाँ जी, अब B पर आते हैं। तो जो B पॉइंट है वो ना तो x एक्सिस पर है ना y एक्सिस पर है। ऐसे पॉइंट को निकालने के लिए क्या किया जाता है, आप ये तो देख रहे हैं ना कि एक ये वाली लाइन टकरा रही है यहाँ पर और एक ये वाली लाइन टकरा रही है, तो दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्शन करेंगी वो क्या होगा, उनका दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। हाँ जी बोलिए। सर श्रीजा कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए श्रीजा। तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम आपने जैसे पॉइंट्स लिए x पे 10 लिया 20, इनकी जगह अगर हम डायरेक्ट 0 लेते तो ये सारे पॉइंट्स निकालेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर हम शुरुआत में ही 0 ले लेते तो हमको ना तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ता, ना हमको ये C वाला पॉइंट निकालना पड़ता। तो कई बार ऐसा होता है, कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि वो लाइन 0 पर, मतलब वो लाइन x एक्सिस पर या y एक्सिस पर टच करने वाली है या नहीं करने वाली है, हमें ये नहीं मालूम होता। तो इस वजह से मैंने वो लिया नहीं, मैंने सोचा कि ये ले लेता हूँ। मतलब सॉल्व करने से पहले पता नहीं होता। वैसे आप 0-0 ले सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर, नहीं तो मैं 0-0 ले लेता। मतलब कुल मिलाकर ये है कि पॉइंट कुछ भी ले लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0-0 ले लेंगे तो थोड़ा आसान पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब 0 ना लेने का पर्पज़ एक ये भी था कि अगर मान लो मैं यहाँ पर x को 0 लेता तो यहाँ पर y की वैल्यू ना 90 आती।
x को 0 लेता तो y की वैल्यू 90 आती, तो मुझे ना बहुत ऊपर तक ग्राफ बनाना पड़ता 90 तक, हालांकि 80 तक तो हम चले ही गए, 90 भी बन जाता उस पर। तो मैं इस वजह से सोचकर थोड़े मैंने छोटे पॉइंट्स ले लिए, समझ गए? तो 0 लिया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे। अब जो हमारा ये वाला पॉइंट आ गया पॉइंट बी, तो ये जो पॉइंट बी है ये क्या है, ये कॉमन सॉल्यूशन है, इस पर ये वाली लाइन भी गुजर रही है इस पॉइंट से और ये वाली लाइन भी गुजर रही है। तो बी कैसे निकाला जाएगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इधर भी प्लस वाई है, इधर भी प्लस वाई है, तो क्या करें, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन, माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस वाई और माइनस वाई तो ऐसे कैंसिल हो गया, x माइनस 3x कितना हो गया, माइनस 2x, 50 माइनस 90 कितना हो गया, माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 20 40, x की वैल्यू 20 आ गई, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 में डालो या 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 में डालो, तो y की वैल्यू 30 ही आएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है तो 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट बी है ये हो गया 20, 30। तो हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, यहाँ लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ तो हो गया कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर लिखिएगा z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, ये लिखना है। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 4 हैं, तो पहला है O, ब्रैकेट में लिखिए 0,0, दूसरा है A, ब्रैकेट में लिखिए 30,0, फिर लिखिए B क्या है 20,30, फिर लिखिए C क्या है 0,50। देखिए z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई जो हमको शुरुआत में दे रखा था 4x प्लस वाई, तो अब आप क्या करें, x की जगह 0 और y की जगह 0 डालो। 50,0 भी तो है, 50,0 है या 0,50, 0,50 तो दोनों होगा ना, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 में। ये 50,0 कौन सा पॉइंट है, ये वाला? हाँ सर, क्योंकि दोनों आएंगे ना, क्योंकि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 0,50 और 50,0 दोनों सही होंगे। नहीं, हमको ये निकालना होगा ना, जो कॉमन फीजिबल रीजन है वही तो निकालेंगे हम। नहीं सर, अभी आपने कॉर्नर पॉइंट्स जो लिखे, हाँ, इसमें हमारा 50,0 भी तो होना चाहिए। देखिए अगर 50,0 लिखा जा सकता है यहाँ पर, और इसी तरीके से यहाँ वाला भी लिखेंगे फिर, हाँ सर, है ना, लेकिन ये हम इस वजह से नहीं लिख रहे क्योंकि हमको फीजिबल रीजन वाला निकालना है, मतलब जो रीजन जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, दोनों को। 50,0 जो है ना वो सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों का जो कॉमन रीजन है वो वाले पॉइंट्स निकालेंगे, 1 2 3 4, समझ गए? कॉर्नर पॉइंट तो वो है, लेकिन हमको फिजिबल रीजन वाला कॉर्नर पॉइंट लेना है। ओके ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब देखिएगा 0,0 का मतलब क्या है कि 4 इंटू 0 प्लस 0, 4 इंटू 0 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया। यहाँ देखें z इज इक्वल टू 4 इंटू 30 प्लस 0, ये कितना हो गया 120 हो गया।
यहाँ पर देखिए z इज इक्वल टू 4 इंटू 20 प्लस 30, 4 इंटू 20 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा 24 सा 80, 80 प्लस 30 110। और इसमें लास्ट वाले में देखें कि z इज इक्वल टू 4 इंटू 50, सॉरी 4 इंटू 0 प्लस 50, तो इसका रिजल्ट आ गया 50। तो इन्होंने हमको क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि ये जो कंडीशन दे रखी है शुरुआत में, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम आउटपुट मेरे को कहाँ पर मिल रहा है 120, ये तो हम ये कहेंगे सिंस वी आर गेटिंग maximized output at 30,0, therefore 30,0 is the optimal solution. ऑप्टिमल सॉल्यूशन या बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन 30,0 होगा इस केस में। बताइए समझ गए? ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? चलें आगे? ठीक है, चलिए जी अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ये मिटा रहा हूँ उधर से। तो इसमें क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में, z इज इक्वल टू मिनिमाइज, यहाँ लिखा हुआ है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। x plus 500y subject to the constraints. For example, एग्जाम्पल 2 अगला एग्जाम्पल है, ठीक है। Subject to the constraints x plus 2y is greater than or equal to 10. फिर 3x plus 4y is less than or equal to 24. फिर x is greater than or equal to 0, comma y is greater than or equal to 0. तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 3 और इसको बोल दो 4। और यहाँ बोलिएगा कि assume equality in second and third। जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है पे इक्वालिटी एज्यूम कर लो। x plus 2y is equal to 10 और यही साइड में इसका भी कर लो 3x plus 4y is equal to 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x is equal to x की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो y की निकाल लो, जैसा आपको मन करे। x निकालना ज़्यादा आसान पड़ रहा है, 10 minus 2y। यहाँ पर x और y दोनों में से कुछ भी निकालो, डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा। तो 4y is equal to 24 minus 3x, ठीक है। तो y is equal to क्या हो गया, 24 minus 3x upon 4। अब दोनों की टेबल बनाएंगे।
अब दोनों की टेबल बनाएंगे। इस बार जरा उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई एक्स और वाई को 0 लेकर कर लेते हैं काम। तो एक काम करो, इसमें क्या करो, एक बार y को 0 ले लो। अगर y को 0 ले लिया तो x कितना हो जाएगा 10, y को 0 ले लिया तो x हो गया 10, और अगर x को 0 ले लिया तो y कितना हो गया 5, x को 0 ले लिया तो y हो गया 5। ठीक, ऐसे ही इसका बना लो। सेकंड वाले का टेबल बना लो। x और y, तो पहले y को 0 ले लो। y को 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और इसी तरह से जब x को 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप ग्राफ बना लीजिए। सीधी सीधी बात ये है कि x भी 0 से बड़ा रखना है, y भी 0 से बड़ा रखना है, तो आप ऐसे वाला ग्राफ बनाएंगे। सर सेकेंड वाले में आपने x की वैल्यू 8 ली है। नहीं, मैंने क्या करा कि पहले y, इसमें पहले y की वैल्यू 0 ले ली। y की वैल्यू अगर 0 ले ली तो इस साइड 0 हो गया, 4 × 0 0 हो गया, 24 - 3x = 0, तो x = 8 आ गया अपने आप। मतलब एक बार y की वैल्यू 0 लेकर x की वैल्यू निकाल ली, एक बार x की वैल्यू 0 लेकर y की वैल्यू निकाल ली, ऐसे करा इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, समझ गए कि नहीं, करके बताऊं? हो गया सर, हो गया। अच्छा, अच्छा। अब देखिएगा, इसमें ना आप इवन नंबर ले लो x में और y में, बस एक ही अटक रहा है वहाँ पर 5, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे। 0 2 4 6 8 10 1 2 4 6 8 10 1। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो मतलब 0 है, तो उसका मतलब क्या हो गया, वहीं पर डॉट लगा दो आप। अच्छा, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, 5 मतलब कहाँ पर 4 और 6 के बीच में, तो यहाँ पर डॉट लगा दो, दोनों को ज्वाइन कर दो। दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो दोनों को ज्वाइन करने पर हमारी कौन सी, ये मैंने पहली वाली टेबल की बात करी, यानी कि ये वाली इक्वेशन x + 2y = 10, यहाँ लिख देना x + 2y = 10, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना होगा हमें, इसके बाद देखिएगा, x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 0, यहाँ पर एक डॉट लगाइए, और आपने एक्सटेंड कहीं पे भी कर दी लाइन, कहीं पे भी कर सकते हैं मतलब। हाँ, वो मेरे पास स्केल नहीं है ना। आप जब दोनों डॉट्स को मिलाओगे तो दोनों डॉट्स को मिलाओगे, मिलाने के बाद में लाइन को ऐसे खींच देना स्केल से। 10,0 है तो फिर दूसरा डॉट कहाँ लगेगा? अच्छा, 10,0 है तो दूसरा डॉट लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि x की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू क्या है 0। फिर आप एक्सटेंड कैसे भी कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक्सटेंड कैसे करा, एक पॉइंट तो ये हो गया 10,0 और एक पॉइंट ये हो गया 0,5, तो 0,5 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू तो पता है ना 5, तो y की वैल्यू 5 पर डॉट लगा दिया, x की वैल्यू क्या है 0, कुछ है ही नहीं, तो यहीं पर डॉट लग जाएगा। फिर इस डॉट और इस डॉट को मिला दिया और लाइन को एक्सटेंड कर दिया आगे भी पीछे भी। मुझे लगा सर वो 10,0 की लाइन को एक्सटेंड कर लगाया। चलिए, समझ गए ना आप, चलो आगे चलें।
सर चलो, अरे वो मुझे दिखाई नहीं देता ना उधर से, तुमने ऐसे कर दिया होगा, यस या नो बोल दिया करो बस। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू है 0, तो हमने यहीं पर डॉट लगा दिया। अब क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, मतलब y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर डॉट लगा दिया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो ये दो हमारी लाइन्स बन गई। ये वाली लाइन कौन सी है, ये है 3x + 4y = 24। 3x + 4y = 24। दोनों लाइन्स ही ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट 0,0, ओरिजिन टेस्ट 0,0। यहाँ पर देखना जरा क्या करना होगा। क्या था, x + 2y > 10। x + 2y > 10। और दूसरा क्या था, 3x + 4y > 24। 3x + 4y > 24। अब क्या करिए, ओरिजिन टेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर 0 + 2 × 0 > 10। तो 0 + 0 क्या हो गया, 0। 0 > 10। 0 ना तो 10 से बड़ा है ना 10 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 3 × 0 + 4 × 0 > 24। तो 0 > 24, तो यस 0 24 से छोटा है, तो ये हमारा आ गया ट्रू। तो अब आप देखिए जो ट्रू वाला है, ट्रू वाले में आप क्या करोगे, ये है 3x + 4y > 24। तो 3x + 4y = 24 वाली जो इक्वेशन है, उसके तो नीचे वाला ओरिजिन की तरफ वाला एरिया शेड करिए। तो इसकी तो तरफ नीचे वाला 0 वाला एरिया शेड करो ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है ये फॉल्स, तो ये जो x + 2y > 10 है, इसका फॉल्स आ रहा है, तो इसका ओरिजिन की तरफ वाला नहीं, उसके उल्टा वाला एरिया शेड करो। तो उसके उल्टा वाला यानी कि अपोजिट वाला एरिया तो ये हो जाएगा। अब इसमें कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये इतना सा, ये कॉमन एरिया आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉमन एरिया है, इसमें इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए आप A, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए B, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए C। तो ये जो A पॉइंट है, ये हमें पहले से ही पता है। A पॉइंट कौन सा, ये वाली जो लाइन है x + 2y = 10, x + 2y = 10, इसका ये वाला पॉइंट जहाँ पर y एक्सिस है, जहाँ पर x की वैल्यू 0 है, मतलब 0,5 वाला पॉइंट। तो यहाँ A पर लिख दो 0,5, ये हो गया पॉइंट A। B कौन सा पॉइंट है, 0,6, मतलब y एक्सिस पर है ना, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, दूसरी वाली लाइन में देखिए, दूसरे वाले बॉक्स में x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो y की वैल्यू 6, तो 0,6। हाँ, C वाला पॉइंट निकालने के लिए मुझे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, x + 2y = 10, और ये क्या है, 3x + 4y = 24। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, A और B, और कॉमन फिजिबल रीजन। हेलो हाँ जी बताइए, समझ में नहीं आया। सर, हम पूछ रहे थे कि अगर किसी क्वेश्चन में फिजिबल रीजन नहीं आया, हाँ। हर क्वेश्चन में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फिजिबल रीजन ना आने का मतलब क्या है कि वो अनबाउंडेड हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये तो बाउंडेड रीजन है, ये छोटा सा पतला सा ट्राइंगल आ गया, तो ये तो बाउंडेड रीजन आ गया। जिस किसी में बाउंडेड नहीं आएगा वो कैसे सॉल्व होना है वो मैं बताऊंगा आपको, पहले फिलहाल ये वाला करो। ठीक है, के बिना मेरा फिजिबल आया नहीं, कॉमन एरिया बन नहीं पाया दोनों लाइन। किस में, इसमें, इस वाले में, हाँ तो कुछ गड़बड़ करा होगा ना आपने भाई। सर, भाई ये वाला फॉल्स है,
ये वाला फॉल्स है, तो फॉल्स समझ में आ गई गलती। चलिए आगे चलते हैं। अब पॉइंट सी निकालना है। पॉइंट सी कौन सा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो है पॉइंट सी। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किया करते थे। तो भाई यहाँ पर ये 2 है, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4y बन जाएगा। तो 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x, और 2 इंटू 2y कितना हो गया 4y, और 2 इंटू 10 कितना हो गया 20। नीचे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। माइनस 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 4y माइनस 4y कैंसिल आउट, 2x माइनस 3x कितना हो गया माइनस x, 20 माइनस 24 माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू तो आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 आई है, तो y की कितनी आएगी, दोनों में से किसी को भी रख दो। x की वैल्यू 4 है तो 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आ रही है। तो ये जो पॉइंट सी है ये हो गया 4,3। पॉइंट सी हो गया 4,3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मेरे पास तीनों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब काम आता है इसका, ये जो शुरुआत में जो हमको कंडीशन दे रखी है। देखिएगा क्या करूँगा, ये मिटा रहा हूँ मैं सब। देखो यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर लिखिएगा z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, a, b और c। a क्या है 0,5, b क्या है 0,6 और c क्या है 4,3। यहाँ z निकालें तो 200 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 5, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो 0 हो गया। 5 5 25 2500। अब इस वाले का देखो तो 200 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 6, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 5 30, 30 के आगे 0 3000। z इज इक्वल टू 200 इंटू 4 प्लस 500 इंटू 3, 200 इंटू 4 क्या हो गया 800, 500 इंटू 3 कितना हो गया 1500, तो ये हो गया 2300। तो भाई यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि सबसे कम वैल्यू 2300 मिनिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज नहीं करना। तो सबसे कम वैल्यू मेरी कहाँ पर आ रही है 4,3 पर, तो 4,3 यही हमारा इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। बताइए समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें आप क्या करिएगा कि ये जो है ना इसका लीनियर प्रोग्रामिंग का जो एक्सरसाइज है बताता हूँ। एक्सरसाइज 12.1 है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 छोड़ देना, बस 9 और 10 छोड़ देना। शुरुआत के 8 क्वेश्चन कर डालो, हो जाएंगे बड़े आराम से। जहाँ भी अटको पूछना मेरे से। सर बुक नहीं है तो प्लीज आप फोटो। मैं अभी फ़ोटो भेजता हूँ, मैं अभी भेजता हूँ फ़ोटो। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना है। और सर एप्लाई मैथ्स के लिए हाँ मैं भेज रहा हूँ ना, दोनों ग्रुप पर भेज रहा हूँ। आपको यही करने हैं क्वेश्चन जो मैं भेजूंगा, 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है, शिवांशी सुन लिया? यस सर। ओके ओके, चलिए जी, ओके, बाय बाय।